Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is Hindi. Class 7th, Sem 2, Chapter 3. चैप्टर का नाम है सच्चा हीरा। सच्चा हीरा से क्या मतलब है? पता है आपको? सच्चा हीरा क्या कहलाता है? सच्चा हीरा का मतलब है कि लाखों में एक होना। ओके? हीरा जैसे चमकता है उसी तरह से अपने गुणों से अपने आप के व्यक्तित्व को निखारना, ऐसी कहानी इस चैप्टर में दी हुई है। ओके, तो यहां हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कहानी है। ओके स्टूडेंट्स, हीरा को हम ये भी बोल सकते हैं नवरत्न। नवरत्न होता है ना, बहुत ही अच्छा आदमी। बहुत अच्छे कैसे बनते हैं? अपने गुणों के कारण। तो सच्चा हीरा का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से हीरा चमकता है उसी प्रकार से हम भी अपने गुणों के द्वारा हीरे की भांति अपने व्यक्तित्व को निखारें। ओके, आ गया ना समझ में? अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। ये क्या है? एक कहानी है और इस कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के पास, आपके पास कितना ज्ञान है वह महत्व रखता है, परंतु उसके साथ आपके कर्म भी महत्व रखते हैं। ओके, केवल ज्ञान ही महत्व, अगर आपके पास कर्म अच्छे नहीं है और ज्ञान है तो आपकी वैल्यू कम रहेगी। अगर आपके पास ज्ञान और कर्म दोनों अच्छे हैं तो आप नव रत्नों की तुलना में आ जाएंगे। ओके, आगे देखेंगे। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। क्या है? अगर अच्छा ज्ञान है आपके पास तो अच्छी बात है, लेकिन यदि ज्ञान के साथ साथ अगर आप में अच्छा आचरण नहीं है, आचरण या आचरण अर्थात आपकी आदतें, आपके कर्म वो अच्छे नहीं हैं तो निरर्थक है। निरर्थक यानी बेकार है। इस बात को रोचक तरीके से यानी रोमांचित तरीके से, जो चीज आपको इंटरेस्ट पैदा करे, इस तरीके से यहाँ कहानी का वर्णन किया गया है। ओके, आगे देखेंगे। सूर्य अस्त हो रहा है। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड यानी घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। पक्की जगत, जगत क्या कहलाता है? जगत वह कहलाता है जो एक कुआं देखा है ना आपने, गांव में जाओगे तो कुएं बहुत सारे मिलेंगे और कुएं पर जो पत्थर से बनाया हुआ पाट होता है, यानी जिस पत्थर पर कुएं के चारों तरफ पत्थर रख दिए जाते हैं बड़े बड़े वाले, और उस पर से रस्सी से पानी खींचा जाता है और पानी खींचते खींचते उस पत्थर पर निशान भी बन जाता है ना? तो जिस पत्थर पर से पानी को खींचा जाता है कुएं से, उस पत्थर को जगत बोलते हैं। ओके, तो जगत पर बैठकर वो इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी,
भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। क्या बोल रही है? जो स्त्री सबसे ज्यादा उम्र की थी, वह बैठे बैठे क्या बोलने लगी कि भगवान मेरे जैसा बेटा सबको दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती। लोग बड़े ही चाव से उसका गीत सुनते हैं। आगे देखेंगे। देखिए यहाँ क्या है, एक पिक्चर है और एक कुआं है। अब आपको यहाँ जो चारों तरफ चबूतरा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, इसको यहाँ जगत बोलेंगे। लेकिन जब ये तो कुआं की ऊंचाई दिख रही है, तो यहाँ एक गिर्रा लगा हुआ है पानी खींचने के लिए। परंतु जब इसकी ऊंचाई नहीं होती है, वैसा कुआं होता है जैसा समतल भूमि से थोड़ा सा ऊपर, और उस पर इसी तरह के पत्थर रखे हुए होते हैं, उसको जगत बोलते हैं। ओके, आगे देखेंगे। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है यानी हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। आधुनिक यानी जो समय, मॉडर्न समय। ओके, यह सब सुनकर तीसरी तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी विष्णु भगवान, है ना, देवों के गुरु ब्रह्मा, देवों के गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु होते हैं वह कहलाते हैं बृहस्पति। सही अर्थों में देवताओं के गुरु बोला जाएगा बृहस्पति को। ओके, तो जो बृहस्पति का अवतार है वो बोल रही है, कौन बोल रही है? स्त्री, कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। आ गया ना समझ में? यानी सरस्वती का निवास हो, इतनी अच्छी आवाज है कि सरस्वती उसके कंठ में वास करती हो, ऐसा वो बोलती है। आगे देखेंगे। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। अब ये ऊपर तीन औरतों की चर्चा हो गई है। तीनों औरतों ने अपने अपने बेटों के बारे में तारीफें कर दी हैं, लेकिन जो चौथी स्त्री थी वह चुपचाप रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह ना तो गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान, और ना बृहस्पति सा बुद्धिमान। ओके, आगे देखेंगे। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रख कर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? समझ रहे ना कि उसकी शक्ति इतनी है, यानी बल इतना है, और सामर्थ्य यानी शक्ति और सामर्थ्य की वो उसकी तारीफ कर रही है, उसकी भीम से तुलना कर रही है कि उसको कोई भी नहीं पछाड़ सकता। ओके,
वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। ओके, आगे देखेंगे। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण में ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, गदगद स्वर यानी प्रसन्नता से भरे हुए स्वर से कहना। ओके, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। ओके, आगे देखेंगे। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। ओके, यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है और इसमें 4 स्त्रियां पानी लेकर जा रही हैं और यहाँ चौथी स्त्री का पुत्र है, वह अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाकर कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है आगे देखेंगे। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चला गया। इससे आपको क्या शिक्षा मिल रही है कि हमारे पास, अभी हमने क्या समझा था ऊपर, कि अगर हमारे पास ज्ञान है और हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पास ज्ञान के साथ साथ हमारे कर्म अच्छे होना चाहिए, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। हम अपने ज्ञान और अपने आचरण के द्वारा सभी के हृदय में अपनी जगह बना सकते हैं। इस संसार में अपने नाम को प्रसिद्धि पर पहुंचा सकते हैं। महापुरुषों की आपने कहानियां पढ़ी हों, उनके पास ज्ञान होता है और ज्ञान के साथ साथ उनके कर्म अच्छे होते हैं, इसलिए उनको महापुरुष बोला जाता है। और उनकी जब जीवनी हम पढ़ते हैं तो उनके कर्मों से जो उनका आचरण है, जो उनका ज्ञान है, उसके द्वारा हमें अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें ज्ञान के साथ साथ अपना आचरण भी अच्छा रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।